अस्सलाम वालेकुम। जी जी, लेक्चर 90 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन का। और मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस I33 शुरू करेंगे, लेकिन फिर आज मेरा जहन बदल गया है और आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारी अकाउंटिंग की तरह से ये भी एक आसान टॉपिक है, कोई अकाउंटिंग में मुश्किल टॉपिक अभी तक तो हमें नज़र आया कोई नहीं है। ठीक है जी। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन से? दे दिए मार्कर, उसने बैठो, मुझे बुक ईमेल करवा दो। अच्छा जी बच्चों, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। एक वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, प्रॉफिट सीकिंग होती हैं। इनका मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है जी। तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और अगर ये इनका मकसद ही प्रॉफिट को सिर्फ कमाना नहीं, मैक्सिमाइज करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये जो हमने स्टार्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी थी, शुरू किया था, तो हमने क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है कि हम देखें कि हमने एक सर्टन पीरियड में ऑपरेशंस किए तो हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर किया, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट सीकिंग होती हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और ये हमने बनाना सीखा भी था, ठीक है। सही है, मार्कर है, मार्कर है, क्या देख रहे हो, मार्कर देख, पीके हुए हो तुम जी। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जी जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, वेलफेयर, ठीक है जी, रफाही इदारे जो होते हैं। तो जब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना, उसको मैक्सिमाइज करना है ही नहीं, ठीक है, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती हैं, ठीक है, बल्कि उसकी बजाय ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। ये इनको खर्चे करने होते हैं इन्होंने, और उन खर्चों को पूरा करने के लिए इनने कुछ इनकम्स जनरेट करनी होती हैं। ये इनकम कमाने कमा कर घर लेकर आने के लिए नहीं होती इस ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन के कोई ओनर्स नहीं होते जिन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो इनकम जनरेट करती हैं, उनको अपने ही इस जिस मकसद के लिए ये बनी हुई हैं, उस मकसद के अंदर इस्तेमाल करती हैं, उसको एक्सपेंसेस को इनकर करती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं, ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है जी। बाकी तो बिल्कुल सेम है। बाकी क्या है, बाकी बैलेंस शीट तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती हैं और बैलेंस शीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाती हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, एज ऑन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पोजीशन बता रही होती है बैलेंस शीट। तो वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सेम है, जो छोटा सा फ़र्क है वो आज इंशाल्लाह सवाल के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो मेन फ़र्क क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। इसीलिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग वाले चैप्टर को उर्फ आम में इनकम एक्सपेंडिचर भी कह दिया जाता है। बंदे कहते हैं जी इनकम एक्सपेंडिचर, आपने इनकम एक्सपेंडिचर कर लिया है यार, इनकम एक्सपेंडिचर में से सवाल आ गया था, इस तरह से उर्फ आम में इसको इनकम एक्सपेंडिचर भी कह दिया जाता है, हालांकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग है, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल ज़िंदगी का हम इंशाल्लाह आज करेंगे। बुक का पेज नंबर मैं रेफ़र नहीं कर सकता, ज़रा चैप्टर ओपन करके आप बता दें, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट वाली बुक जो है वो ईमेल नहीं करवाई।
बहरहाल पास पेपर्स के अंदर कराची सोशल क्लब नाम का एक सवाल है, पेज नंबर आप लोग बता दें ताकि वो सब बच्चे ओपन कर लें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर ओपन करें, उसमें पास पेपर्स ओपन करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आएंगे, जल्दी से बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, कराची सोशल क्लब, क्या कौन से पेज नंबर पे है ये आपकी बुक में? 856। ठीक है जी, पेज 856 सब बच्चे ओपन कर लें अपनी बुक्स का, कराची सोशल क्लब। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है अ ट्रेडिंग अकाउंट टू शो द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम बॉटल्स। अजीब बात है, अभी हम ये बात कर रहे थे कि हम अकाउंटिंग का, अच्छा देखें थेरी शेरी आपको पता है हम साथ साथ ही बीच में कवर करते होते हैं, फिर एंड पे जाके थेरी पढ़ लेते होते हैं कि अच्छा जी क्या किया हमने, क्या पढ़ा, ठीक है ना। जैसे IAS 8 को आपने देखा था, कल वाला लेक्चर कितने बच्चों ने ले लिया था? शाम वाला, शाबाश ले रहे हैं बच्चे। तो शाम वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने जो IAS 8 की थेरी पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है हमने, सब कुछ तो किया हुआ था, सिर्फ उसकी अंग्रेजियाँ पढ़ रहे होते हैं। तो हम रूटीन के अंदर थेरी जो है वो चैप्टर में न्यूमेरिकली कवर करते हैं, तो फिर ईजी हो जाता है हमारे लिए थेरी को पढ़ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम ये सवाल करना सीखेंगे इंशाल्लाह, इसके अंदर जो थेरी है वो भी देख लेंगे चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो मैं भी ये कह रहा था कि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। तो पहली रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या कर दी, पहली रिक्वायरमेंट क्या बता दी उन्होंने, बोलो क्या कह रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग क्या होता है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये अजीब बात है, अभी मैंने बात की है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, और पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस कह लूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। तो ये क्या हो रहा है? क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज की इजाजत है कि वो कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी करें? बोलें। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बस ये जहन में रखना है कि उन्होंने इस प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाना है, वो प्रॉफिट भी कोई बंदा घर लेके नहीं जा रहा होता, ठीक है, बल्कि वो प्रॉफिट भी इस NPO के जो ऑपरेशंस हैं, उसके जो खर्चे हैं, उनके अंदर इस्तेमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया, उस स्पोर्ट्स क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपने एक जो है वो बॉटल्स, जैसे एग्जाम्पल के अंदर बॉटल्स की शॉप, खोखा लगा दिया। अब उससे जो इनकम हो रही है वो इनकम भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। खर्चे भी तो है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रन होती है तो उसके खर्चे भी तो होते हैं। आपने एक हॉस्पिटल बना दिया, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, वहां पे आपने एक मेडिकल स्टोर भी बना दिया, ठीक है, वहां पे जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो पैसे देकर दवाई खरीदते हैं। अब वहां पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं दवाइयों को की खरीदो फरोख्त, उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं अस्पताल के खर्चों को पूरा करने के लिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, आपने कोई जो है वो कोई सोशल क्लब बना दिया, ठीक है, उसमें आपने कैफेटेरिया ओपन कर दिया। अब उस कैफेटेरिया के अंदर लोग जो है वो खाना पीना करते हैं, आपको उससे कुछ प्रॉफिट अगर आ जाता है तो वो प्रॉफिट जो है वो आप इसी सोशल क्लब के खर्चों को पूरा करने के लिए जो है वो बीच में इस्तेमाल कर लें पैसे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इजाजत होती है कि वो प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी कर लें, लेकिन वो प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी से जो भी इनकम कमाएंगे उसको इस्तेमाल कहां करेंगे? उसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे पूरे करने के लिए। तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। वो जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, और जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसे लेकर उनका इलाज कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त दवाई दे रहे हैं हॉस्पिटल में, और जो अमीर लोग हैं वो पैसे देकर दवाई खरीद रहे हैं। तो जो अमीर लोग पैसे देकर दवाई खरीदते हैं उससे प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट भी कोई बंदा घर लेकर नहीं जाता, वो प्रॉफिट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुलाजिम भी हैं, उनको सैलरीज भी देनी है, बिजली भी चल रही है, बिल भी देना है, तो ये खर्चे हैं तो सही ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ठीक है। तो वो खर्चे पूरा करने के लिए कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये असल में ऐसी ही रिक्वायरमेंट आ गई बीच में, तो मैंने बोल दिया, वरना तो ये क्वेश्चन करते करते ही मैंने समझाना था। बहरहाल अब वो कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, बॉटल्स का कोई कारोबार कर लें मुझे लगता है, ठीक है जी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो, ठीक है जी, बना लेते हैं। तो बात फिर वहीं से शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाया करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, कैश फ्लो के टॉपिक में भी क्या किया था, फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट उसका आसान था, इसका ज़रा मुश्किल है, टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, क्या नाम है जी बिजनेस का नाम, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? कराची सोशल क्लब। पास पेपर नंबर 3, कराची, जरा देख लीजिएगा, कराची किंग्स नहीं, कराची सोशल क्लब। उसके बाद
ये रिक्वायरमेंट ए नहीं है, रिक्वायरमेंट बी है, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो आपने इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं बनाना, वो अलग से वर्किंग में बनाएंगे। उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको उठा के यही इनकम एक्सपेंडिचर में ही लाएंगे, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो अगर कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी करें भी सही, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करें भी सही, तो उसका इनकम गेन या लॉस वो उठाकर कहां ले आएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं पहले बनाने लगा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कौन सी है, ये बी रिक्वायरमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिट्यूरे अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हो बड़ा पुराना सवाल है जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 93 जी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहली हेडिंग आएगी इनकम्स की। इनकम्स की हेडिंग डालकर आप 4-5 लाइनें खाली छोड़ेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी एक्सपेंसेस की, और फिर आप बाकी का सफ़ा खाली छोड़ देंगे और आपका इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। क्वाइट टेक्निकल ना, कहा था आपको बड़ा टेक्निकल है। कैश फ्लो का तो आसान था, ये बड़ा मुश्किल है। ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम्स 4-5 खाली, एक्सपेंस बाकी सफ़ा खाली, पहला सफ़ा पलट लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये फॉर्मेट है, सादा वाला, ठीक है जी। स्पाइसी वाला भी देखेंगे। बहरहाल देख लेते हैं जी। रुपीज़ 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 सवाल दिखाइएगा। रुपीज़ पहले ही बहुत छोटे हैं, इनको 1000 में क्या करना, तो रुपीज़ में ही बना लेते हैं इसको, ठीक है। लें जी, तो सफ़े पहले सफ़े के ऊपर आपने क्या बना लिया जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टफ था ना, बस ठीक है, देख लें। टफ टफ काम कर रहे हैं आप आजकल। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाना कोई खाला जी का घर है, देख लें आपने बना लिया। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट बना दो। क्या कह रहे हैं जी वो, बैलेंस शीट बना दें। तो बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते आए हैं तकरीबन वैसे ही बनेगी, ठीक है जी, तकरीबन वैसे ही बनेगी। नाम शाम लिख लेते हैं पहले हम। कराची सोशल क्लब, नाम क्या है, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो नाम रिक्वायरमेंट में लिखा हो ना, आपने भी वही नाम लिखना है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट सी है जी, ओके। बैलेंस शीट बोल रहा है वो, तो बैलेंस शीट ही लिखें। रिक्वायरमेंट पढ़ के जो रिक्वायरमेंट में नाम लिखा हो वही लिखेंगे, ठीक है जी। और ये बना करती है एज ऑन 30 सितंबर 1993। ये एक ही चीज़ के दो नाम है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को ही कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट में इसलिए कह रहा हूँ ना, जो नाम लिखा हो बस वही लिख देना आपने। काम तो वही करना है जो हमने करना है, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह बारिश की वजह से बहुत ही कम बच्चे आए हैं, ओके। ये वाला लेक्चर भाई अभी से उन्हें कहो कि अगली क्लास में प्ले करना है, मुझे किसी मजबूरी के तहत जाना पड़ रहा है कहीं पे, लेकिन यूट्यूब पे भी अवेलेबल करना है क्योंकि बच्चों को बारिश वाली मजबूरी है आज, ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस शीट बड़ी तवज्जो से देखिएगा। पहले मुझे फर्क 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 जान के जीना चाहिए ना। सबसे पहले मुझे ये बताएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पहले प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी, उसमें बैलेंस शीट में यहाँ क्या आता था सबसे पहले, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, है ना। कैपिटल, कैपिटल किसे कहते हैं, ओनर जो घर से पैसा लाए, ओनर जो घर से पैसा लाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ओनर नहीं, ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं, ओनर कोई भी नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ओनर नहीं होता। तो इसलिए कैपिटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहली चीज क्या आई, कैपिटल नहीं होगा। लेकिन पैसे तो बहरहाल चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए, ठीक है। मैं खान साहब, क्या नाम है आपका, काशिफ, आपका क्या नाम है, हाँ
अजीम, मैं, काशिफ और अजीम हमने मिलकर सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह गवर्नमेंट से या किसी मुखय्यर हजरात से बात करके लेकर वहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देंगे नौजवानों को। हाँ, हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। अब ये जो हमने सोचा है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, तो इसके लिए हमें बहरहाल पैसे तो चाहिए, ठीक है। तो हम तीनों ने मिलकर कुछ पैसे पूल किए, इकट्ठे किए, ठीक है। तो वो जो पैसे इकट्ठे किए हैं, उस पैसे को एक जगह पे जब इकट्ठा कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सोच के बताओ। शेयर कैपिटल? नहीं यार, कैपिटल तो है ही नहीं, मैं और आप और अजीम ओनर नहीं है। फंड कहेंगे। ये यार, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप लोग 10-12 बच्चे मिलके क्रिकेट खेलने जाते हैं तो एंट्री जमा करते हैं, वो क्या है? एंट्री फंड ही तो होता है। चलो यार 100 रुपया दे दो, इकट्ठे कर लिए, 2 बॉल ले ली, 5 टेप्स ले ली और कुछ पैसे बच गए, वो पैसे भी रख लिए जाते हैं, यार अगले वीकेंड पे फिर इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो बात समझ रहे हो? तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, स्पॉन्सर्स जो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर रहे हैं, वो जो पैसे जो पैसे लगाकर इस काम को शुरू करते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो पैसे लगा के इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, उस पैसे को क्या कहा जाता है? कि ये फंड है। ये क्या है? ये फंड है। फिर हम तीनों ने घूम फिर के आसपास जो है वो मुखय्यर हजरात के पास भी जिन्होंने कहना, देखें यार नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, हमने एक स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट किया है, तो आप भी इसके अंदर अपना जो है वो हिस्सा डालें। तो वो डोनेशंस देंगे, वो भी इस फंड के अंदर आएगा। फिर हमने उसी क्लब के अंदर, मैंने कहा था, हमने साइड पे एक खोखा लगा दिया, उस पे बोतलें जूस वगैरह रख दिए कि जो लोग आएंगे खेलने कूदने वो यहीं से बोतलें खरीदेंगे, ना कि बाजार से खरीदें। तो जो वहां से प्रॉफिट्स कमाएंगे हम, वो भी हम इसी फंड में डाल देंगे। तो जो भी इनकम्स वगैरह होंगी, अभी मैं जनरल फंड की बात कर रहा हूं, आज पहला दिन है, ठीक है, वो सारी इनकम्स वगैरह हम कहां डालते रहेंगे? इस फंड में डालते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल नाम की कोई चीज का वजूद नहीं होता, बल्कि कैपिटल की बजाय फंड होता है, फंड, ठीक है। और चलो ठीक है, फंड्स एंड लायबिलिटीज, हेडिंग क्या बन गई? फंड्स एंड लायबिलिटीज। पहले क्या होता था यहां पर? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो पहला फर्क क्या नजर आया हमें? चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं है, इसलिए कोई कैपिटल का वजूद नहीं है। लेकिन जो पैसे डाल के हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है, उस पैसे को कोई नाम तो देना ही है, तो वो क्या है? उसका नाम क्या है? फंड। बाकी नेचर इसकी वही है जो कैपिटल की है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लायबिलिटी की तरह से ही होंगे ना ये पैसे। ये मैंने पैसे डाले, अजीम ने डाले, काशिफ ने डाले, कुछ और लोगों ने पैसे डाले। अब ये पैसा अमानत है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक लायबिलिटी है। किस लिए दिया है जी? ये फलां काम करने हैं ना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके लिए ये पैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो वो फिर उसी इस्तेमाल के अंदर लेकर आए। इसी तरह से ये लायबिलिटी की तरह से ही होता है, फंड्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। अच्छा, अब आज कल परसों तक शायद मैं इसी जनरल फंड की बात करूं, अभी स्पेसिफिक फंड्स की तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो आपको याद है कि यहां पर क्या लिखा करते थे हम यहां पे क्या लिखा करते थे? याद करके बताओ। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, याद आ रहा है? लेस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे ही है। अच्छा, अब अभी मैंने आपको कहा कि कैपिटल के नाम का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, बल्कि उसकी बजाय क्या चीज है? फंड। तो वो फंड ओपनिंग, अभी मैं लिख कौन सा रहा हूं? जनरल फंड, ओपनिंग जनरल फंड, ठीक है ना। स्पेसिफिक क्या होता है वो जब आएगा तो पता लगेगा, बस इसको जनरल फंड कहते हैं, ठीक है। अगली बात, क्या इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना है? नहीं, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉफिट भी नहीं आएगा यहां पे। फिर क्या आएगा? अब ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमें इनकम्स हुई, डोनेशंस आए, लोगों ने सब्सक्रिप्शंस दी, पैसे इनफ्लो होते रहे, फिर हमने यहां पे कुछ खर्चे किए। आसान एग्जांपल, हम 11 लोगों ने मिलके 100 रुपए डाले, एंट्री फीस 1100 आ गए, ठीक है जी। उसके बाद हमने 2 बॉल्स खरीदी, 6 टेप्स खरीदी, हमारा मिसाल के तौर पे 800 रुपया खर्च हो गया। हमने इकट्ठे कितने किए थे? 1100। खर्च कितने हो गए? 800। बच कितने गए? इस 3 को सरप्लस कहूंगा या डेफिसिट? ये सरप्लस 300 रुपया मैं अपने फंड में रख लूंगा अगले हफ्ते के लिए। अगला हफ्ता जब शुरू होगा तो मेरे ओपनिंग फंड में कितने पड़े होंगे? 300। फिर हम लोग 100 रुपए जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। फिर अगली बार मिसाल के तौर पे 700 रुपए खर्च हुआ,
तो कितना बच गया 400। ये 400 का सरप्लस फिर जाके फंड में ऐड कर देंगे और हमारा फंड बढ़ रहा है। हो सकता है तीसरे चौथे हफ्ते जाके हमारा फंड मैनेजर कहे इस दफा एंट्री देने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले पैसे काफी इकट्ठे हुए पड़े हैं। हो सकता है ना, बात समझे हो, थोड़ा मैकेनिज्म समझ आ रहा है। तो प्रॉफिट नहीं कमाती नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि इनकम्स, अपने खर्चे चलाने के लिए इनकम्स जनरेट करती हैं और फिर वो खर्चे चलाती हैं। अगर तो पैसे इजाफी हो गए इस पीरियड में तो वो सरप्लस है, वो इस टोकरी में डाल के रख देंगे अगली बार इस्तेमाल करने के लिए। और अगर खर्चे बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। वो डेफिसिट यहां पे जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सरप्लस या डेफिसिट आ सकता है। फिलहाल चूंकि स्टार्ट है, पहले सवाल में वैसे सरप्लस ही आना है तो मैं प्लस सरप्लस ही लिख रहा हूं। ठीक है जी, तो ओपनिंग जनरल फंड में ऐड कर दिया करेंगे हम क्या चीज, सरप्लस। सरप्लस क्या है जी, कि अगर इनकम्स ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस इस पीरियड में कम हुए फॉर द पीरियड, तो जो सरप्लस आया है वो इसी फंड के अंदर हम रख देंगे। और अगर सरप्लस ना आए, डेफिसिट आ जाए, तो क्या होगा, माइनस यहां पर हम डेफिसिट लिख देंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल तो मैं सिर्फ सरप्लस लिख रहा हूं, माइनस डेफिसिट कर लेंगे अगर डेफिसिट आएगा तो। ठीक है, ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं या काशिफ या क्या नाम अजीम, हम जो है वो यहाँ से ड्राइंग्स नहीं कर सकते। हम कहें चलो यार वो घर का किचन चलाने के लिए यहाँ से पैसे निकालें, ना भाई ना, ये हमारा कोई, ये अलग से काम है, ये हम अपने फारिग टाइम के अंदर इसको टाइम देते हैं और ये चला रहे हैं। ये सोशल वेलफेयर के लिए हमने ये इदारा बनाया है, हम यहाँ से कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्राइंग्स नहीं होती इसमें, ना ओनर है, कैपिटल नहीं है, ना ही फिर उसकी ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ओपनिंग जनरल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे और अगर डेफिसिट हुआ तो लेस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग जनरल फंड। ठीक है जी, क्लोजिंग जनरल फंड, बस इतना सा ही फर्क था और कोई फर्क नहीं है। बाकी जो स्पेसिफिक फंड्स आएंगे ना, वो यहीं पर उसके नीचे मिसाल के तौर पे फलां फंड फलां फंड फलां फंड, वो हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे यहाँ पर। तो सिर्फ इतना सा एरिया जो है ना फंड्स वाला, सिर्फ इसमें डिफरेंस आया है, बाकी सारी बैलेंस शीट सेम है। क्या मतलब, उसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी, ये तो फंड्स हो गए ना, फंड्स एंड लाइबिलिटीज में ये क्या हो गया। अच्छा मैं जरा यहाँ पे फंड्स की हेडिंग दे दूं, फंड्स एंड लाइबिलिटीज में ये क्या थे जी, फंड्स। ओपनिंग, ओपनिंग जनरल फंड, ठीक है जी, प्लस प्लस सरप्लस लेस क्या, इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। क्लोजिंग सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग वाला दिल कर रहा था हमारा, ऐसे नहीं करना जी। तो फंड्स में ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस या स्लैश लेस डेफिसिट, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, जब आएगा तो लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। उसके बाद जो 2-3 दिन बाद स्पेसिफिक फंड्स आएंगे वो भी यहीं पर लिखेंगे, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फंड्स एंड लाइबिलिटीज में पहली चीज क्या आ गई, फंड्स। जैसे पहले कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में यहां पे क्या आता था, कैपिटल, बस इतना सा ही फर्क है, आगे 100% सेम है सारी बैलेंस शीट। ठीक है, अगली हेडिंग क्या बनेगी, लाया बिल्ली टीज। करंट नॉन करंट इंशाल्लाह आज तो नहीं आएंगी, हाँ कल परसों से शुरू होंगी, करंट नॉन करंट तो अलग अलग करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर एसेट्स आएंगे, एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स होंगे और करंट एसेट्स होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ एसेट्स की ही हेडिंग रखते हैं, नॉन करंट अलग से करंट अलग से नहीं है। पहला सवाल है ना, जरा सिंपल सिंपल है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज हो गई और फिर एसेट्स हो गए। ठीक है जी, तो पूरी बैलेंस शीट में कहां फर्क नजर आया आपको, सिर्फ इस जगह को रिप्लेस कर दिया, कैपिटल को हमने फंड्स के साथ। ठीक है, बाकी सारी बैलेंस शीट सेम है। हाँ ये बहुत टफ काम था, ये दैट वाज अ वेरी टफ आस्क, जो आपने यहां पे फॉर्मेट बनाया ना, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, है ना, क्या इनकम्स और एक्सपेंसेस, दैट्स इट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है। ठीक है जी, तो आईकेप ने कुछ स्टैंडर्ड्स डाले हैं, उसके अंदर फॉर्मेट थोड़ा सा 2-3 किस्म का बनेगा, लेकिन वो एंड पे जाकर देखेंगे। होपफुली 4 से 5 दिन में हम ये नॉर्मल वाली इनकम एक्सपेंडिचर जो अब तक पास पेपर के अंदर आया हुआ है रिसेंट टाइम से पहले पहले, वो सारा कुछ हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे, या ईपीएस करके आखिरी आधे घंटे में वो दूसरे छोटे मोटे काम साथ साथ करते रहेंगे। बहरहाल अगले 5 दिन तो हम सिर्फ ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और ये बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब ये तो हो गए फॉर्मेट की बात।
इस फॉर्मेट के अंदर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इस फॉर्मेट में जो मसला था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। फंड्स जो आए कैपिटल की जगह पे, बाकी तो सब बिल्कुल सिंपल है, वही बचपन से जो आज तक बनाते आ रहे हैं वही बैलेंस शीट है। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह कैश फ्लो के अंदर हमने पहले दिन एक रूल बनाया था, क्या? जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग आ रहे हैं उनके लेजर्स ओपन करेंगे। आगे तो हमने बड़ा कुछ लिखा था सिवाय वर्किंग वन और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। यहाँ पे ऐसी कोई बात भी नहीं, यहाँ पे सिंपल इतनी सी बात है कि जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग नज़र आ रहे हैं उनके लेजर्स ओपन करते जाना है, उनके लेजर्स ओपन कर, दैट्स इट। ठीक है, तो जो ओपनिंग क्लोजिंग नज़र आएंगे उनके लेजर्स ओपन करके सवाल शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये क्या मुसीबत है, ये एक छोटी सी नई चीज़ है, बस ये कर लें, उसके बाद सवाल के अंदर कोई जान नहीं बचनी। फॉर्मेट हम वैसे बना चुके हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बला होती है जी? ज़रा देखते हैं इसकी शक्ल ये है क्या, फिर शायद कुछ अंदाज़ा हो जाए। द ट्रेजरर ऑफ कराची सोशल क्लब प्रिपेयर्ड फॉलोइंग रिसीट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1993। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? 1 अक्टूबर 1992 पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और कैश इन हैंड। क्या मतलब? अच्छा चलो थोड़ा आगे चलते हैं। 93 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। सब्सक्रिप्शन क्या होती है बताता हूँ। बॉटल की सेल्स, लेगेसी, बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट, कुछ इनफ्लोज हैं। क्रेडिट साइड पे आओ, पेमेंट फॉर बॉटल, रेंट एंड रेट, पेमेंट टू इंटरटेनर, पेंडिंग, जनरल एक्सपेंस, ब्ला ब्ला। फिर क्लोजिंग भी बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? क्या लगता है ये क्या है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? ये रिसीट पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश और बैंक का कंबाइंड लेजर है। ये क्या है? कैश और बैंक का आपकी जिंदगी आसान है अगर रिसीट पेमेंट सवाल के अंदर आ जाए तो हमारी जिंदगी आसान है। हमें ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये खर्चा कैश में पे हो रहा है या बैंक के थ्रू पे हो रहा है। जहां से भी पे हो रहा है रिसीट पेमेंट में क्रेडिट साइड पे जाना है। हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये कैश में डेबिट करें या बैंक में। हो सकता है ना, देखो कैश अकाउंट दराज, बैंक अकाउंट डिफरेंट चीजें हैं दोनों। आप एंट्री डिफरेंट हो सकती है। आपने कैश सेल्स की, आपने सेल्स की और चेक के थ्रू पेमेंट ली, दोनों की एंट्री डिफरेंट है कि नहीं है? आपने कैश सेल्स की, करेंसी कैश ले लिया, दराज में पैसे रखे तो एंट्री बनती है कैश डेबिट सेल क्रेडिट। आपने बैंक के थ्रू पेमेंट ली तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट सेल क्रेडिट। फर्क है कि नहीं है? आपने सैलरीज दी मजदूरों को, मुलाजमीन को, आपने एंट्री पास की, कैश में पे कर दी तो आपने एंट्री पास की सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बात समझ रहे हो? और अगर आपने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट की अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज की तो एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। दोनों एंट्रीज में फर्क है भाई। कैश इज समथिंग एल्स, बैंक इज समथिंग एल्स। बात समझ रहे हो? तो टेंशन खत्म हो जाए, ये समथिंग एल्स वाली टेंशन खत्म हो जाए अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वो दे दे, जो कि मोस्टली सवालों में देता है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट कोई नई चीज नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी की एक आसानी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? कैश एंड, जरा मेरा एंड डिफरेंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, और बात समझे हो? यानी कि बैंक, कैश और बैंक का कंबाइन लेजर बना लें तो उसे क्या कहते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी आपकी जिंदगी आसान होगी। हर रिसीट ने रिसीट पेमेंट में डेबिट होना है, चाहे वो कैश है चाहे वो बैंक है। हर पेमेंट ने, चाहे वो बैंक से हो चाहे कैश से हो, रिसीट पेमेंट ने क्या हो जाना है? क्रेडिट हो जाना है, क्योंकि हमने बैंक और कैश को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट आपकी जिंदगी की एक आसानी है। तभी तो आपको ओपनिंग बैलेंस में ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं। गौर फरमाएं तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है जी? ये बेसिकली इस तरह से उन्होंने तीनों को अलग अलग शो करके फिर एक ओपनिंग शो कर दिया। ठीक है, तो 3480 ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है। इसमें 3480 में क्या क्या पड़ा है जी? इसमें 1320 जी हमारे करंट अकाउंट को ओपनिंग पड़ा है, 2100 हमने डिपॉजिट अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए हैं, ये भी हमारा एसेट है, और 60 रुपए हमारी दराज में पड़े हैं। तो इन टोटल हमारा कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है? 3480। कोई मसला? और जाग ही रहे हो ना? अच्छा, समझ आ रही है? आपको लग रहा है कि ये मुश्किल बात है सर, पता नहीं हमें क्यों ऐसे। ये मुश्किल नहीं है यार, इतना आसान है, अब क्या करूं मैं। ये है आसान, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपको लगा अच्छा नहीं आज आसान कह रहे हैं, अभी ऐसा ऐसा कुछ मुश्किल है ही नहीं। अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल है ही नहीं वैसे भी।
देखें जी, क्लोजिंग में भी हम क्या कह रहे हैं, करंट अकाउंट में 6400 पड़ा है, डिपॉजिट अकाउंट में 4600 पड़ा है और 30 रुपये कैश इन हैंड पड़ा है। इन टोटल कैश एंड बैंक हमारे पास कितना पड़ा है, 11,030 रुपये। ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, करंट एसिड में। और बारिश ही हुई है ना, अच्छा, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक आता है ना, तो ये वहीं पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैश एंड बैंक का लेजर ही उसने दे दिया, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया बल्कि इसका उसने लेजर बनाकर ही दे दिया। तो इसलिए अगर रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक बैलेंस लेजर हमें बनाकर देते तो फिर हम इसको बनाएंगे नहीं, ये तो बना बनाया हमें मिल गया, तो ये हमारी उल्टा जान छूट गई है। तो बाकी जितने ओपनिंग क्लोजिंग होंगे उनके लेजर ओपन कर लेंगे, और ये तो लेजर उसने बनाकर ही दे दिया। कैश एंड बैंक का लेजर सवाल में उसने बनाकर दे दिया, इससे इत्तेफाक करते हो नहीं करते हो? ये कैश एंड बैंक का लेजर है कि नहीं है, बोलो? तो क्या दोबारा बनाओगे, क्या दोबारा बिल्कुल इसी तरह से इसको ओपन करोगे, ओपनिंग वाले ये लिखोगे, फिर सारे डेबिट्स लिखोगे, सारे क्रेडिट्स लिखोगे और फिर क्लोजिंग लिखोगे? क्या ऐसा करोगे? पागल थोड़े ही हो आप। ठीक है, कहो आपको हम पागल थोड़े ही हैं। ठीक है, जो चीज़ करके दे दी उसने वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग्स है ना हमारी। ठीक है, तो एक वर्किंग अवॉइड हो गई। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट बहरहाल मैंने बताना था। रिसीट पेमेंट क्या होता है जी, रिसीट पेमेंट क्या होता है जी, बोलो और बोलो, और ठंड तो नहीं लग रही? रिसीट पेमेंट क्या होता है, गीले होके आए हैं सर, फिर एसी चल रहा है। रिसीट पेमेंट क्या होता है, कैश एंड बैंक कंबाइंड लेजर। ठीक है, अच्छा चलें इसको तो देखते हैं एंड पे आके इसका क्या करना है। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू, क्या कहता है जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ये हमारी फेवरेट चीज हुआ करेंगे इस सवाल के अंदर, क्योंकि ये जिनके ओपनिंग क्लोजिंग आ रहे हैं उनके हमने लेजर्स ओपन करते जाना है। बस ध्यान से क्या देख लेना है, ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। ये मैंने कैश फ्लो के टॉपिक में भी कहा था, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी इधर ओपनिंग और उधर क्लोजिंग दे देता है, कभी इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग। तो ध्यान से देख लेना, ये ना हो कि सारे ओपनिंग क्लोजिंग में पड़े हो, आपके सारे क्लोजिंग ओपनिंग में पड़े हो। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग है ना। अच्छा चले, देख रहे हैं आप लोग, जाग भी रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। ठीक है, क्या हुआ, ओके नहीं, आप लोगों को जगाना मकसूद था। चलें शुरू करें, शुरू करें जी। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, हर एक का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो आप लेजर ओपन करना शुरू करें। सबसे पहले क्या है जी, बॉटल्स का स्टॉक, इन्वेंट्री का लेजर। असल मैंने ना ये टॉपिक इसलिए शुरू कराया कि डायरेक्ट मेथड के अंदर ना मैंने ये डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री ये लेजर्स बनाए थे, तो मैंने कहा चलो मिलता जुलता काम ही करना है, इसी को ही लेकर चल पड़ते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी, अच्छा लेकिन 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 एक चीज है और वो है रिक्वायरमेंट ए। अगर रिक्वायरमेंट ए क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बोतलों का बिजनेस कर रही हैं ये कराची सोशल क्लब वाले, इन्होंने खोखा लगाया हुआ है, वहाँ पे एक भाई बिठाया हुआ है और वो भाई साहब जो है उसको तनख्वाह देते हैं, लोग वहाँ पे आते हैं, बोतलें खरीदते हैं, पैसे देते हैं, तो ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है। इन्होंने अलग से रिक्वायरमेंट मांग ली उसकी। अगर ये अलग से रिक्वायरमेंट मांग लिया करेंगे पर्चे में तो हम यहाँ पे अलग रिक्वायरमेंट लिखा करेंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अलग, बैलेंस शीट अलग, और ट्रेडिंग अकाउंट सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी ये अलग। ठीक है, अगर वो रिक्वायरमेंट अलग से नहीं मांगा करेंगे और ट्रेडिंग एक्टिविटी सवाल में होगी तो हम वर्किंग वन सबसे पहले क्या किया करेंगे, ये बॉटल्स वाला या जो भी, कभी कैंटीन खोली हुई होगी उन्होंने, कभी कैटरिंग सर्विस कर रहे होंगे, किस सवाल में उन्होंने ये खोखा खोला होगा बोतलों वाला, कोई ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही होगी, तो तकरीबन हर सवाल में होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई एक सवाल भी ऐसा होगा जिसमें ये ना हो। ठीक है ना, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो जहां जहां से पैसे कमाए जा सके वो कमा रहे होते हैं, वो डोनेशन भी ले रहे होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन भी ले रहे होते हैं, उन्होंने अपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी भी शुरू की होती है जिससे पैसे कमा के वो अपने खर्चे पूरे कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट हर सवाल के अंदर आनी ही आनी है। अगर सवाल में रिक्वायरमेंट के तौर पर उन्होंने कह दिया तो हम रिक्वायरमेंट का नंबर लगा देंगे, नहीं तो वर्किंग वन हमेशा कौन सी रखा करेंगे हम, ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ही लिख देता हूं मैं इसका नाम, ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, वही ट्रेडिंग अकाउंट वो जो बचपन में बनाना सीखा था, 12वें 13वें नहीं 10वें 8वें 10वें लेक्चर में, 12वें 13वें लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर क्या किया था हमने, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और क्या आ गया था, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो वही सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट।
उसमें फिर कुछ और एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं, कोई अदर इनकम्स ऐड हो सकती हैं, और फिर हम पहुंच जाते थे नेट प्रॉफिट पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, क्या वजह है? कोई सोच के बता दे। आज मैंने सवाल किया आपसे, आपने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाना सीखा था तो आपने क्या किया था? आपने यहां पर लेस कॉस्ट ऑफ सेल लिखकर आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही करते थे, और वो कॉस्ट ऑफ सेल आती थी, ऐसे ही है ना? लेकिन मैंने ये नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल लिख दिया। ये मैंने क्या किया? कौन सा लेजर बनेगा? स्टॉक यानी इन्वेंट्री का लेजर बनेगा। इन्वेंट्री के लेजर में ओपनिंग, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग आती है, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर अगर मिसिंग भी होगी तो बैलेंसिंग कहां से निकाल लिए करेंगे? इन्वेंट्री के लेजर से। इसलिए वो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग यहां करने की जरूरत नहीं है, उसी के लिए तो हमने लेजर बनाया हुआ है। वो लेजर मैं आपको कैश फ्लो के टॉपिक में बनाना सिखा के आया हूं, ठीक है जी? तो इसलिए सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद को 2-3 लाइनें छोड़ दो, कोई और एक्सपेंस ना आ जाए, और नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आएगा, सुन लें, अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो उसको ले जाएंगे इनकम्स में। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो उसे कहां ले जाएंगे? इनकम्स में। और अगर नेट में लॉस आ गया तो उसे कहां ले जाएंगे? एक्सपेंसेस में। बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो ट्रेडिंग एक्टिविटी को हमेशा अलग रखना है आपने इनकम एक्सपेंडिचर से बाहर, अलग थलग। इसके रिजल्ट्स अगर प्रॉफिट्स हैं तो वो इनकम्स में लिख लेना, और अगर लॉसेस हैं एक्सपेंस में लिख लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी? जी, क्वेश्चन ऐसे आने लगा था कोई। परचेजेस का लेजर नहीं, इन्वेंट्री के लेजर में परचेजेस डेबिट साइड पे लिख देंगे। इन्वेंट्री का लेजर बेसिकली जो आप ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे होते हैं, वही काम हम इस लेजर में कर लेंगे। इन्वेंट्री के लेजर में ओपनिंग फिर परचेज, ये ओपनिंग प्लस परचेज हो गया, ठीक है? नॉर्मली क्लोजिंग दिया होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल हम यहां निकालेंगे बैलेंसिंग। तो वही काम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग ही निकाल रहे होते हैं आप यहां पे। तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल यहां से निकल आया करेगा। तो ये वाला काम हमने करना है, ये करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने लेजर बनाना सीख लिया है। और वैसे ही हमने ये उसूल बना लिया था कि जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन होंगे उनके क्या करेंगे? लेजर्स ओपन करेंगे, ठीक है जी? भाई सही है, रिलैक्स हो जाएं, आज पहला दिन है। कोई कॉन्सेप्ट समझ आए या ना आए, फॉर्मेट समझ आना जरूरी है। सवाल तो 5-6 मैंने खुद करवाने हैं, 5-6 आपने भी करने हैं, शायद इससे भी ज्यादा करवा दूं जब तक तसल्ली ना हो, ठीक है ना? ये तो पहला सवाल है, याद है कैश फ्लो का पहला सवाल? अदपजद्दी बातें समझ आई थी, तीसरे दिन जाके फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो इसमें भी दूसरे तीसरे दिन जाके आप खूब और ये भी ऐसा ही टॉपिक है कि जो 60-70% मार्क्स आपके लिए तैयार रखेगा। हाँ, 1-2 एडजस्टमेंट्स तो बरकत के लिए आपको पता ही है, वो तो हर जगह होती हैं, ठीक है? तो असल मसला क्या है? आप 60-70% सवाल करने वाले हों, हर सवाल, इसमें गुंजाइश ना हो। मसला कहां आता है? जब आपको कोई टॉपिक का 60-70% सवाल भी सही करना ना आता हो। तो अगेन वही तरीका होगा, जैसे आज पहला सवाल करा रहा हूं वैसे ही आखिरी सवाल भी करता हुआ यहां से निकलूंगा। कैश फ्लो का मेथड बदल गया, वो अलग बात थी। अच्छा, मेथड भी बदला था ना, तो थोड़ा सा एरिया बदल के बाकी सवाल वैसे ही रखा था। तो जैसे हमने पहला सवाल कैश फ्लो का किया था, हम आखिरी सवाल भी वैसे ही करके निकले थे, ठीक है ना? जैसे हमने पहला सवाल आईए सेट का किया था, हम आखिरी तक वैसे ही कर रहे थे। जैसे पहला सवाल पीपीई के नोट का बनाया था हमने, आखिरी सवाल भी वैसे ही कर रहे थे। इससे आपको फायदा होता है, आपको यह मसला नहीं होता कि आप ये कहें कैश फ्लो का सवाल शुरू कहां से करें पर्चे में, इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आ जाए तो शुरू कहां से करें पर्चे में। आपको पता होता है कि एक ही तरीके से सवाल करते हैं, फॉर्मेट बनाया है, जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है उनके लेजर ओपन किए, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। 60-70% सवाल बहरहाल हो जाया करेगा इंशाल्लाह। ये भी पर जाहिर है आज पहला दिन है, थोड़ा सा आज मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा और रिलैक्स, तीसरे दिन तक इंशाल्लाह आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है? सही है। और तीसरे दिन रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर 3-4 दिन फिर मजीद मेरी तसल्ली के लिए होंगे ही, जाहिर है आपको पता है, ठीक है? मुख्तलिफ सवाल करते चले जाएंगे जी। चलें, तो ये होगी रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट ना होती तो वर्किंग 1 यही होती, ठीक है? चलो अब भाई शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, इनके ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, इनके लेजर्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है? शुरू करें? करें शुरू। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी? बॉटल्स का स्टॉक, ठीक है जी? तो बोतलों के स्टॉक का लेजर बनाएं। नंबर 1 वर्किंग ये बन गई, स्टॉक ऑफ बॉटल्स जी। ओपनिंग बताएंगे? 1630।
1 मिनट सिर्फ रुक के ही ओपनिंग क्लोजिंग मुझे लिखवा दीजिए, उसके बाद फिर आप साथ साथ ना कीजिए, फिर आप 1 मिनट लगा के ही लेजर्स ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओपनिंग 1630, क्लोजिंग 1850। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, कोई बता दे। सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, मेंबरशिप भी नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं लेकिन नहीं कहना, नहीं कह सकते। जो पैसे देते हैं पीरियोडिकली, जो पैसे देते हैं पीरियोडिकली, यानी कि बार बार। क्या मतलब, आप किसी क्लब की मेंबरशिप, आप जिम ज्वाइन करें जाके, वो क्या कहेंगे जी, आप 500 रुपये दे दें मिसाल के तौर पे एंट्रेंस फी, जिसको मेंबरशिप फी कहते हैं, उसके बाद आपने 2000 हर महीने देना है। ऐसे ही करते हैं ना जिम वाले। कितने बच्चे जिम जाते हैं, वैसे सेहत देख के तो किसी का भी नहीं लग रहा, कहाँ सा भी जाते हैं बस, ठीक है जी। तो कोई और स्पोर्ट्स क्लब है, किसी ने कोई और स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन, कोई स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया हुआ है, कोई बैडमिंटन क्लब ज्वाइन किया, कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया हुआ है, कोई जिम ज्वाइन किया हुआ है, तो रूटीन क्या होती है, जब आप मेंबरशिप लेने जाएंगे तो एक बार वो आपसे मेंबरशिप फी लेंगे, ठीक है, मेंबरशिप फी, ठीक है। जिम वाले प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने, और क्या नाम बताया था, काशिफ ने और अजीम ने मिलकर जो स्पोर्ट्स क्लब बनाया था, हमने प्रॉफिट सीकिंग नहीं बनाया, हमने तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, ठीक है, लेकिन हमने खर्चे तो चलाने हैं ना। अब जब ये भाई साहब आएंगे हमारे स्पोर्ट्स क्लब में, जिम के अंदर, कहेंगे जी मुझे एनरोल कर लें, तो हम कहेंगे ठीक है जी, आप कुछ मेंबरशिप फी दे दें, ठीक है, और हर महीने आपने कुछ सब्सक्रिप्शन पे करनी है, हर महीने आपने सब्सक्रिप्शन पे करनी है। तो क्या कहेगा ये भाई, क्या नाम है आपका, नुमान, कहेगा आपने तो कहा बाहर लिखा हुआ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन बिजली तो लग रही है ना, ठीक है, मुलाजिम तो रखे हुए हैं ना, मशीनें तो लगी हुई है ना, खर्चे तो हो रहे हैं ना, तो इन खर्चों को तो पूरा करना है, वो तो आप दे दो, हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हम सिर्फ खर्चे ही पूरे कर रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, जो पीरियोडिकली हमारे मेंबर्स हमें पैसे देते हैं, ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ऑफ इनकम काफी सारे हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने बातों बातों में आपको 3 को पढ़ा दिए हैं। पहला डोनेशंस, मुखैर हजरात के पास हम गए थे, ठीक है, पहला डोनेशन, दूसरा मेंबरशिप फी ली वंस जो होती है, और तीसरा सब्सक्रिप्शंस जो आती हैं, ठीक है। बल्कि एक और भी मैंने पढ़ा दिया, सोर्स ऑफ इनकम, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होगा, वो भी, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो इनकम होती है वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, बात समझे हो। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हम पढ़ेंगे, जिनमें से मैंने 2-3 आपको पढ़ा भी दिए बातों बातों में। डोनेशन हो गया, मेंबरशिप फी होगी, सब्सक्रिप्शन हो गई, ट्रेडिंग एक्टिविटी विद इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, वो पीरियोडिक पेमेंट जो हमारे मेंबर्स हमें करते रहते हैं, महाना भी हो सकती है, ये क्वार्टरली भी रख सकते हैं, कुछ क्लब्स सेमी एनुअली रख लेते हैं, कुछ क्लब्स एनुअल रख लेते हैं, तो ये डिफरेंट होता है। कोई क्लब्स कहते हैं हर महीने दें, कोई कहते हैं जी हर महीने नहीं, 3-3 महीने बाद दिया करें, कुछ कहते हैं नहीं 6 मंथली दे दिया करें, कुछ कहते हैं सारे साल के इकट्ठे ही दे दें, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, क्या है, इनकम है। मुझे भूल गया इनकम का लेजर कैसे बनता था, मुझे भूल गया इनकम का लेजर, आपको याद है, मुझे तो भूल गया, मुझे भूल जाती हैं चीज़ें असल में, शुक्र है आपको याद रहती हैं। तो बीमारी है ये, बादाम खाऊं, लेके आया करो हर बच्चा 1 बादाम रोज। एक्रूअल्स, ये यहाँ कहीं, ये एक्सपेंसेस का लेजर हमने बनाया था, ऐसे ही है ना, और इसके गवांड ही हमने कहीं इनकम का लेजर भी बनाया ना, ये रहा इनकम का अकाउंट। ये क्या है, मैंने कहा था आपको कि इनकम का अकाउंट बहरहाल एक्रूअल में सीख रहे हैं, लेकिन इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे जाके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में। तो आज वो वक्त आ गया है, क्योंकि एक्सपेंसेस का लेजर आपने तकरीबन हर टॉपिक में बनते हुए देखा, बनता रहा। इनकम का टॉपिक ज़्यादा नहीं बना था, कैश फ्लो में भी एक्सपेंस का लेजर बनता आया, ये इनकम के लेजर के बनने का वक्त अब आ गया। तो इनकम कोई भी हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, ये जो है वो इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आज हमने सब्सक्रिप्शन इनकम नाम रख दिया। तो इनकम ही है भाई। तो जिन्होंने एक्रूअल प्री पेमेंट्स के टॉपिक में इनकम का लेजर बनाया हुआ है, उनको आज कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यही वो लेजर है जो मैंने अब बनाना है, बस नाम क्या रख दूंगा, सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट।
यही रेंटल इनकम अकाउंट हो सकता था, मैंने आपको कहा ये इंटरेस्ट इनकम अकाउंट हो सकता था, इन्वेस्टमेंट इनकम अकाउंट हो सकता था। तो इनकम का नाम ही बदला ना, तो सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट अभी हम बनाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन एक इनकम है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है? इनकम है। ये लेजर हमने बनाना सीखा हुआ। तो इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है और अनअर्न्ड एडवांस भी हो सकती है, ठीक है। रिसीवेबल के डिफरेंट नेम्स थे, याद है? रिसीवेबल के डिफरेंट नेम्स थे। मैंने कहा था ये बहुत खतरनाक अल्फाज हैं, और याद है? एक्रूअल प्रीपेमेंट याद है? किताब में आई के अपने एक्रूअल प्रीपेमेंट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्यों मैंने ढाई दिन तकरीबन लगा दिए थे इसके ऊपर, क्योंकि इसने जान कोई नहीं छोड़ी। आपने देख लिया पूरा टॉपिक खत्म होने पे आ गए, ये जान नहीं छोड़ रहा, आया पड़ा है। फिर ये देखो मैंने वही इनकम जो एक्रूअल पढ़ाया था वही वाला लेजर ओपन किया है, वही अभी बनने लगा है। मैंने आपको कहा था ये ड्यू, एक्रूड, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एरियर बड़े खतरनाक लफ्ज हैं। ये अगर एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल का मतलब देते हैं लायबिलिटी, और अगर इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल यानी एसेट, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है, जिसके मुख्तलिफ नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, एक्रूड, ओइंग, ठीक है। ये ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ठीक है। और ये रिसीवेबल क्या होता है? ये एसेट होता है, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। याद आ रही हैं बातें? हाँ, याद माजी यहाँ अजाब नहीं है, यहाँ नेमत है, ठीक है। फिर इनकम ओपनिंग में एडवांस भी हो सकती है। एडवांस के मुख्तलिफ नाम क्या है? अनअर्न्ड भी हो सकता है, डेफर्ड भी हो सकता है इसका नाम, ओपनिंग एडवांस भी हो सकता है और क्लोजिंग एडवांस भी हो सकता है। इनकम इन एडवांस हो तो क्या होती है? लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। और कुछ याद है? फिर इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है? ये मैं भूल गया, और मैं दिमाग के अंदर बेसिक की वाली एंट्री करने का, मैंने कहा इनकम हो तो कैश आता है, कैश डेबिट, इनकम का अकाउंट क्रेडिट। तो अगर कैश इस तरफ है तो फिर इनकम की फिगर इस तरफ आ जाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां पे हमने लिखना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। आज जब हम ये अकाउंट बना रहे होंगे तो यहां पे हम सिर्फ लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे होते, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते। जो इनकम होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में चली जाएगी, जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। अच्छा, कोई नहीं भी लिखता यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर, पीएनएल भी लिख लेता है तो कोई मसला नहीं, हमारी वर्किंग है भाई, वहां पे तो इनकम एक्सपेंडिचर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला लेजर अब बनने लगा है। देखो क्या बोला उन्होंने? सब्सक्रिप्शन है। मुझे सब्सक्रिप्शन का लफ्ज नजर आया, फौरी तौर पे मैंने एक लेजर ओपन किया। इधर देखो, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट। मैं वो वाला लेजर नहीं देख रहा, आप मुझे जरा बनवाओ ये लेजर, आप बनवाओ जरा ये लेजर जी। ओपनिंग में रिसीवेबल हो सकता है और ओपनिंग में एडवांस भी हो सकता है। रिसीवेबल होगा तो लायबिलिटी या एसेट? एसेट किस तरफ आता है? डेबिट। तो ओपनिंग में रिसीवेबल भी हो सकता है, ओपनिंग में एडवांस भी हो सकता है, क्लोजिंग में एडवांस भी हो सकता है, क्लोजिंग में रिसीवेबल भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो नहीं देख रहे हम, वो तो नकल हो जाएगी ना, नकल थोड़ी करते हैं हम, ठीक है। हम तो अक्ल मत देखो ना कश्मीरी, इधर देखो ना यार जी। क्या कह उधर, तुम उसकी तरफ देख लो, हद होगी यार। इधर देखो, उधर नहीं देखना हमने लेजर जी। ये लेजर बन रहा है, अब इनकम का लेजर है। कौन सा लेजर है जी? इनकम का लेजर है। तो कैश ने किस तरफ आना है? कैश डेबिट, इनकम का अकाउंट क्रेडिट, तो कैश इस तरफ आएगा। और फिर बैलेंसिंग फिगर यहां पर, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम बैलेंसिंग फिगर फेंकते थे इनकम की, बस मैंने यही कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय इसको क्या कह दो? इसको इनकम एक्सपेंडिचर कह दो। इसी से ही कर लेते हैं जी। इसकी वजह हम क्या लिख देंगे यहां पर? इनकम एंड एक्स I/E। बस इतना सा फर्क है, और कोई ना भी लिखे तो खैर है, वर्किंग है हमारी, तो मुश्किल या आसान, ये काम भी हमें आता था। तो चीजें बस की हुई हैं। आज का दिन कोई टेक्निकल बात ज्यादा नहीं करनी, आज का दिन सिर्फ हमने ये सवाल के फॉर्मेट को थोड़ा समझना है, बेसिक फॉर्मेट। ये वो बेसिक बुनियाद है जो 60-70% मार्क्स हर सवाल में हमें दिया करेगी, ये वो वाला काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बता दो जी, सवाल की तरफ आते हैं। ये किसी ने तस्वीर लेनी है, भूल गए हैं तो ये तस्वीर ले भी सकते हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, वो सारी बातें हैं ना, याद आ रही हैं? सारी बातें की हुई हैं हमने, ठीक है जी। ये एक्रूअल का टॉपिक हमने किया था, कितना ज्यादा काम आया। तो 2.5-3 दिन ऐसे नहीं लगाए जाते किसी चीज के ऊपर, कोई वजह होती है तो लगाए जाते हैं। अगर मैं वहां पे 2.5-3 दिन ना लगाता तो फिर हर टॉपिक में मैं खपरा होता, हर टॉपिक में। यहां पे आके आधा घंटा मुझे इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम समझाने में लग जाता। क्या जरूरत है भाई, वहीं पे लगाओ 2.5-3 दिन, हर जगह इस्तेमाल भी हो, कॉन्फिडेंस भी आता है बंदे को, ठीक है जी।
अच्छा जी, तो हम थे यहां जी, सवाल हम कर रहे थे अच्छा भला। बोले जी, सबसे पहले बॉटल स्टॉक हो गया ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद क्या आ रहा है जी, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब क्या है, रिसीवेबल या पेएबल, रिसीवेबल, ठीक है जी। तो ओपनिंग 1630, सॉरी ओपनिंग 770, क्लोजिंग 660, तो 770 ओपनिंग, 620 क्लोजिंग। जिंदगी आसान हो गई है जी। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 250 ओपनिंग, 310 क्लोजिंग, 250 और 310। लो भाई, दो दो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का एक ही लेजर बन गया, जिंदगी सुकून में आ गई जी। चलें आगे, और मुश्किल तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट, क्रेडिटर फॉर बॉटल परचेजेस। हाँ जी, ये स्टॉक ऑफ बॉटल्स था, ये आगे क्रेडिटर्स ऑफ बॉटल्स। नंबर 3, क्रेडिटर्स बॉटल्स। उधार पे बोतलें ली ना, वो जो बेची हुई हैं आगे, क्रेडिटर्स बॉटल्स जी। ओपनिंग बता देंगे, 1330, क्लोजिंग 11। समझ आ रही है लेजर से क्या होगा। अभी कल तक हम क्या कर रहे थे, इन लेजर में से वो इनकम्स दिए जा रहा था, कैश निकाल रहे थे, क्योंकि हमें कैश फ्लो बनानी थी। आज हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ना, तो आज वो कैश कूश दे देगा, कैश कूश दे देगा, और हमने उसमें से इनकम्स और एक्सपेंसेस निकालने, क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस टॉपिक को साथ ही करा दिया, ईपीएस को आगे ले गया, कि जरा मिलता जुलता काम है, जरा इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स एक्रूड। रेंट एंड रेट्स एक्रूड, रेंट क्या होता है, अच्छा इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन रेंट एंड रेट्स ने बता दिया, रेट्स तो पक्का खर्चा ही होता है ना, रेट्स जो टैक्स वाले लेते हैं, ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स एक्रूड का मतलब क्या है, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस एक्रूड पेएबल। इनकम के साथ एक्रूड लगे तो रिसीवेबल, एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल, ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स एक एक्सपेंस है, इनका लेजर बना लो, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस। और एक्रूड है मतलब पेएबल है, अक्रूड है मतलब पेएबल या रिसीवेबल, पेएबल। पेएबल लायबिलिटी है जी, बताओ। 750 ओपनिंग, 820 क्लोजिंग। आसान काम है, मुश्किल नहीं है। लास्ट इज, अच्छा ये ऐसे फजूल सी चीज़ है, मूवमेंट भी कोई नहीं है, लेकिन चलो अब चूंकि ओपनिंग या क्लोजिंग आ गया तो लेजर बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको देख लेंगे फिर। नंबर 5, फिडेलिटी बॉन्ड। फिडेलिटी बॉन्ड क्या होता है, एंड पे टाइम बचा तो बता दूंगा, वरना कल बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। फिडेलिटी बॉन्ड, ओपनिंग कितना है 200, क्लोजिंग भी कितना है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। बी एडजस्टमेंट है, बाद में देख लेते हैं जी, यहां तक कोई मसला। तो हमने क्या किया, बी एडजस्टमेंट को छोड़ के जिन जिन की ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहे थे उनके लेजर्स ओपन कर लिए, कोई मसला। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये लेजर्स ओपन करें, 1 मिनट भी ज्यादा टाइम है, 4-5 तो चीजें हैं, जल्दी करें, इधर नहीं देखना, जल्दी करें। जो कर रहे हैं नोट, जो नहीं कर रहे अच्छी बात है, वो एंड पे तस्वीर खींचेंगे, घर जाके करेंगे, वो उनकी मर्जी है। उधर ही रखें ताकि वो देख लें, बुक्स तो हैं उनके पास, बच्चों के पास बुक्स तो हैं। तुसी मैंने पानी पांदा विखा रहे हो, हद हो गई मेरे भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। हाफ पेज पे बनाया करो लेजर, जरा टाइम सफ़ा बच जाता है। अच्छा हाँ, पेपर में फुल पे बना लेना। अच्छा जी, बन गए जी, इधर आ जाए आप। अब सारे सवाल की एडजस्टमेंट 2 के अलावा सारा सवाल हमने पोस्ट कर दिया है।
रिसीट पेमेंट को अभी तक लिफ्ट नहीं कराई हमने, ऐसा ही है। अब रिसीट पेमेंट का क्या करना है ये ज़रा ध्यान से देख लो। ये तो उससे भी आसान काम है। बस ये ज़रा मैं 3480 को ये ज़रा बहुत ज़्यादा इनसर्कल कर रहा हूँ कि ये बाद में भूल ना जाना कहीं एक मौके पे जाके, ठीक है। अच्छा, अब जी बहुत सिंपल काम शुरू होता है। वो सिंपल काम क्या है, रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको डेबिट्स नज़र आ रहे हैं। ये डेबिट्स का मतलब क्या है, ये यहाँ पे पैसे आए हैं, यानी रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक जो भी बोलना हो बोल लो, डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट क्रेडिट। तो बस ये डबल एंट्री पोस्ट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। डबल एंट्री पोस्ट करनी है। ये सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, कैश एंड बैंक बोलो या रिसीट एंड पेमेंट बोलो। कैश नहीं है ना सिर्फ, क्योंकि कैश एंड बैंक इकट्ठा पड़ा, पता नहीं कैश में आया बैंक में आया, तो उसने रिसीट पेमेंट बना दिया, हमारी आसानी है। तो या तो रिसीट पेमेंट बोलो या कैश एंड बैंक बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। यहां पे कैश लिखा हुआ, आपको इससे तकलीफ हो रही है, आप कैश एंड बैंक लिख लें। इससे भी तकलीफ हो रही है, आप रिसीट एंड पेमेंट लिख लें, आपकी मर्जी है, सब भी सही है, सब चलेगा, ठीक है। कैश एंड बैंक भी चलेगा, रिसीट पेमेंट भी, रिसीट पेमेंट तो दौड़ेगा क्योंकि इधर भी रिसीट पेमेंट है, ठीक है। तो क्या किया आपने, ये अब डबल एंट्री करनी है। ये सब्सक्रिप्शन डेबिट हो गई, रिसीट हुई है ना, रिसीट हुई है, रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड पे नजर आ रहा है, तो ये क्या है, रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, बॉटल सेल्स। अच्छा, बॉटल सेल्स का कोई लेजर नहीं है, तो उसूली बात क्या होगी, जिस चीज का, जिस आइटम का लेजर होगा उसका डेबिट क्रेडिट लेजर में फेंक देंगे, और जिसका लेजर नहीं होगा उसको डायरेक्ट ले जाएंगे जहां उसने जाना है। जैसे ये सेल इधर डायरेक्ट आ जाएगी, कोई एक्सपेंस आ जाता है जिसका लेजर नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, नो इशू, ठीक है। चलें आगे, चलो, तो वन बाय वन इस तरह से हमने लेकर चलना है। उसूल क्या बना, जिसका तो लेजर ओपन होगा, इधर रिसीट या पेमेंट उसके लेजर में पोस्ट कर देनी है, दूसरा इंपैक्ट, और जिसका लेजर ओपन नहीं हुआ उसको डायरेक्ट ले जाएंगे। इनकम है तो इनकम्स में, एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस में। मुश्किल या आसान, सबसे पहली चीज सब्सक्रिप्शन है, इसकी डबल एंट्री बोलो, ये टिक साथ साथ करना है, ठीक है। अब देखो लेजर ना बनाकर कितना फायदा हो रहा है, ये लेजर बनाया उसने दिया हुआ है, अगर ये ना बना के देता तो हम इस तरह का रिसीट पेमेंट भी ओपन करते और डबल एंट्री दोनों ही हम पोस्ट कर रहे होते, तो हमारा टाइम बच गया, ठीक है। तो टाइम बचा, लेकिन डबल एंट्री पूरी बोलनी है और करनी है इस तरह से, रिसीट पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, कितने से 690। समझ आ रही है, बोलो और बोलो। अच्छा, नेक्स्ट बॉटल सेल्स, इसका लेजर कोई नहीं है, सो डायरेक्ट ही फेंक देते हैं हम। ये देखो, रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक डेबिट, ओ कैश डेबिट सेल क्रेडिट, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, ये वही एंट्री हो रही है। अगर डेटर का लेजर होता तो एंट्री करते कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और सेल की एंट्री डेटर में पड़ी होती, लेकिन डेटर का लेजर नहीं है, डायरेक्ट ले जाओ, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट, और सेल, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ये इधर इधर बॉटल की सेल है, क्या है ये, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है, ये बॉटल्स वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो यहां से इनकम, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के उधर लेके जाना है, डायरेक्ट वहां पे नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी वो नहीं, ये मेन काम नहीं है उनका, ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट डेबिट और सेल्स ऑफ बॉटल्स क्रेडिट, ठीक है जी। कितना, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, कितना 850, 24850, डन। और बोलो नेक्स्ट, अदर सेल्स फ्रॉम डिवाइसेस एटसेट्रा, ये क्या है, ये क्या है, ओ को कंप्यूटर पुराने पड़े थे, कोई एलसीडियां पड़ी थी, बार बंदा आया, लोया वेज, लैलन वेज, पुराने कंप्यूटर वेच, आपने बेच दिए, ठीक है, बेच के आपको पैसे आ गए। तो डिस्पोजल का अकाउंट यहां बनाने की जरूरत नहीं, आज पहला सवाल है, ठीक है ना। दूसरे या तीसरे सवाल पे जब पहुंचोगे ना, तो आइए 16 यहां पे भी आएगा पूरी सज धज के साथ, ठीक है। तो यहां पे कैश पड़ा हुआ करेगा डिस्पोजल वाला, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे, उसमें से गेन लॉस निकालेंगे,
गेन या लॉस जाया करेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैश की फिगर इसी लेजर में रहा करेगी, कैश फ्लो नहीं बना रहे, ठीक है ना। लेकिन आज तो सादा सवाल है, वो कोई ऐसा एसेट नहीं है जो डिस्पोज हुआ हो, फिक्स एसेट हो, बस ऐसे ही कोई छान बुरा पड़ा हुआ था, कोई पुराने कंप्यूटर एलसीडियां पड़ी हुई थी, वो हमने बेच दिए, ठीक है। तो वो बेच के कितने पैसे आए हैं, 4570। तो चूंकि लेजर नहीं है इसलिए इसको भी डायरेक्ट फेंक देते हैं। ये कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, और ये इनकम्स के अंदर अमाउंट कितनी है, 4570। ये इनकम्स के अंदर आपने लिख दिया सेल ऑफ डिवाइसेस एटसेट्रा। वो सही है। ये सवाल कोई नया सवाल होमवर्क में नहीं होना, यही सवाल दोबारा करना है तसल्ली से जाके एक बार, छोटा सा सवाल, ओके, इसको हजम करना है। कल फिर एक नया सवाल करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, एक आध चीज सिर्फ नहीं डाल लेंगे। परसों फिर एक सवाल करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, एक आध चीज और नहीं डाल लेंगे। अगले दिन फिर ऐसा ही सवाल बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और एक आध चीज रोजाना नहीं डालते जाएंगे, एडजस्टमेंट। तो इंशाल्लाह ये पानी की तरह बहेगा ये टॉपिक इंशाल्लाह। ये तो सबसे आसान है, कैश फ्लो से भी आसान है, ठीक है, ओके। आसान ही है ना, कैश फ्लो आसान है मुश्किल है? टेस्ट को मत सोचा करो। वैसे कैश फ्लो का टॉपिक आसान है या मुश्किल है? आसान। जी नेक्स्ट, लेगेसी। लेगेसी कहते हैं विरासत। हमारा कोई मेंबर है, मेंबर था, है नहीं था, ठीक है, वो हमारे इस काम से इतना खुश था, उसने कहा देखो नौजवान नस्ल को इन्होंने कितने बुरे कामों से बचा के इस खेल कूद के अंदर लगाया हुआ है, और सेहत भी उनकी अच्छी हो रही है, और पढ़ाई में भी वो आगे निकल रहे हैं, जिंदगी के हर शोबे में आगे जा रहे हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसने अपनी वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एस्टेट में से, मेरी जायदाद, मेरी जो जितना भी जो मैं छोड़ूं उसमें से 2000 रुपए जो हैं वो इस क्लब को दे दिए जाएं। नहीं, वो आ गई फिगर, छोटी छोटी हो सकता है ये मिलियंस में हो फिगर्स, आपको इससे क्या है, हंस क्यों रहे हो? बहरहाल देने वाले ने 2000 रुपए हमें विरासत में से दे दिए। लेगेसी कहते हैं विरासत को। फॉर्मर, आन जहानी है जी, गुजर गया जो मेंबर, उसने लेगेसी अपनी उसने क्या विल में लिखा हुआ था कि मेरी विरासत में से 2000 रुपए इस क्लब को दे दी जाए। तो जब वो इंतकाल फरमा गए तो वसीयत पढ़ने वालों ने वसीयत पढ़ी और 2000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में या कैश में जमा करवा दिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक 2000 से डेबिट, और लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर क्रेडिट। जी जी बिल्कुल डोनेशन ही है, मार के कर गया। अच्छा, किताबों के अंदर ना आपको ये लेगेसी इधर भी ऐड होती नजर आएगी, कोई मसला नहीं है, फिलहाल आप इसको यहीं पे रख लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये यहाँ पे ऐड होकर सरप्लस में ऐड होकर जाना तो वहीं पे ही है ना। तो मैं फिलहाल इसको यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसको फिलहाल यहीं पे रखना है। किसी किताब में अगर आपको डायरेक्ट वो जनरल फंड में ऐड होता नजर आए तो परेशान नहीं होना, उससे अल्टीमेटली जाना वहीं पे ही है, ओके, ठीक है जी। हाँ कोई बात नहीं, फिलहाल उधर ही ऐड हो जाएगा ना, वो सरप्लस में पड़ जाएगा ना रिसीट पेमेंट के अंदर। ये रिसीट पेमेंट कह रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर में ये 2000 यहाँ आ गया, यहाँ से होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ से होकर यहाँ पे चला गया, तो अल्टीमेटली चला ही जाना है ना। तो मैंने जरा सिंपल रखा है चीजों को, ओपनिंग में ऐड नहीं करो, बस इधर ही लिख लो, ओके, एक ही बात है। लास्ट इज वो जो ऊपर बैंक डिपॉजिट किए हुआ है, बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ये कैसे मुझे पता लगा कि रिसीव हुआ है, ये पे नहीं हुआ? रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल रिसीट पेमेंट डेबिट और बैंक इंटरेस्ट इनकम, क्या नाम लिखा हुआ है? डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, ऐसा ही है, डिपॉजिट इंटरेस्ट, और मैंने इनकम अपनी तरफ से डाल दिया, कितना जी? आपका अपना नंबर 420, ठीक है जी। तो रिसीट पेमेंट डेबिट, इनकम क्रेडिट, समझ आ रही है कुछ कुछ हल्की आंच पे जी। रिसीट साइड इज ओवर, सिर्फ ये गोल दायरा लाल से मैंने लगाया, कहीं भूल ना जाना, कहीं पे इस्तेमाल होना होगा इसलिए किया हुआ है। अब बारी आती है जी पेमेंट्स की। पेमेंट्स फॉर बॉटल परचेजेस जी, पेमेंट्स फॉर बॉटल परचेजेस, एक्सपेंस, पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस, बॉटल परचेज की थी उधार पे, उनकी पेमेंट की हुई है, ठीक है। तो ये एंट्री बन रही है क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक क्रेडिट। अच्छा, यहां पे ना एक उसूल लिखवाना है,
लेकिन वो उसूल फिलहाल इसलिए नहीं लिखवा रहा कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम शॉर्ट बने और एंड पे सवाल पूरा ना हो, तो इस पे स्टार लगा रहा हूं। ये एक ऐसा उसूल लिखना है जो सिर्फ इस सवाल में नहीं, हमारे आखिरी सवाल तक चलना है हमेशा, पास पेपर के हर सवाल में। इसलिए ये मैं भूल नहीं सकता हूं लिखवाना, ये अल्टीमेटली लिखवाना ही पड़ना है, आज नहीं तो कल। तो अगर अभी आखिर में 2 मिनट बच गए तो मैं लिखवा दूंगा। अप्लाई तो हर रोज ही करना है इसको, लेकिन फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर। ये क्या है, ये क्या है, बोलो बोलो क्या है, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पे। ये क्या है जी, पेमेंट फॉर बॉर्डर परचेज का मतलब क्या है जी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। जी बोले बोले जी, एंट्री बोले, एंट्री बोले, फिर इन्वेंट्री, फिर पेमेंट है, पेमेंट है जी, क्रेडिटर डेबिट कितने से, 12230 से क्रेडिटर डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट बोलकर इसको टिक भी तो करना है ना, रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, रिसीट पेमेंट लिख दो, कैश एंड बैंक लिख लो, आपकी अपनी जाती मर्जी है। रिसीट एंड पेमेंट डन जी, क्योंकि इसका लेजर था ना, लेजर में ले आए। आगे बढ़े, नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, इसका भी लेजर नजर आया था थोड़ी देर पहले, बनाया था ना हमने। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट एंड रेट्स का अकाउंट डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, तो रेंट रेट वहां पे जाके डेबिट कर दें और रिसीट पेमेंट यहां पे क्रेडिट। तो रेंट रेट अकाउंट डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट कितने से, 788, 7880। नेक्स्ट भाई, उन्हें कह दो कि ये अभी चलाना है, जरा अरेंजमेंट हो जाएगा, फौरन चल जाएगा। ओके नेक्स्ट, पेमेंट टू एंटरटेनर्स, आपके मेंबर्स बोर हो रहे थे, बंदर वाला आया, आपने उसे 10, 50, 3360 रुपए दिए और उसे कहा जरा बंदर को नचा के दिखा दो, ये खुश हो जाएंगे। डुक 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 किया और बंदर नाचे और मेंबर्स खुश हो गए। ठीक है, खर्चा है, पेमेंट टू एंटरटेनर्स। लेजर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर दो, पेमेंट टू एंटरटेनर्स। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कह दो या पेमेंट टू एंटरटेन, जो भी कह दो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिख दो इसको, या पेमेंट टू एंटरटेनर कह दो, कुछ भी कह दो। ये मैंने एंटरटेनमेंट लिखने की कोशिश की थी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कह दो या पेमेंट टू एंटरटेनर, जो भी लिख दो, कोई मसला नहीं है जी। के क्या 33, ये देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3360 से डेबिट, एक्सपेंस है माइनस लिखा, और रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। डन। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये इसका भी लेजर मौजूद नहीं है, तो एंट्री बनी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कितने से, 1720, और रिसीट पेमेंट क्रेडिट 1720। डन। नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, लेजर इनका भी मौजूद नहीं है, तो डायरेक्ट ले आओ, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कितने से, 4490, और रिसीट, पेट्रोल ही बड़ा लग रहा है मेरा आज आन जानते, रिसीट पेमेंट क्रेडिट 4490। बॉटल स्टूवर्ड्स वेजेस, वो जो बोतलें बेचने के ऊपर वो लड़का खड़ा किया हुआ था, जो बोतलें खोल खोल के देता है, वो लड़के की तनख्वाह है कितनी, 8300। अब मेरा सवाल, किसकी किसकी तनख्वाह है, बोतलों वाले मुलाजिम की, तो क्या यहां पर लिखें या यहां पर लिखें। ठीक है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस इस वर्किंग में लाने हैं, फिर यहां से नेट रिजल्ट लेकर आगे जाना है। ठीक है ना, तो बॉटल स्टूवर्ड की जो वेजेस हैं वो एक्सपेंसेस में नहीं लिखनी, लिखनी एक्सपेंसेस में, लेकिन उधर नहीं, इधर यहां से लेकर फिर जाएंगे, अल्टीमेटली जाना तो वहीं पे ही है। ठीक है, तो बॉटल स्टूवर्ड वेजेस यहां पे लिख लेते हैं, बॉटल स्टूवर्ड वेजेस कितनी जी, 8300 से डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है जी, अब ये क्लोजिंग रहेगा, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, कैश, क्या करें, ये क्लोजिंग है, क्या करें, स्टार्ट में बताया था क्लोजिंग ने कहां जाना है,
क्लोजिंग ने कहाँ जाना है? बैलेंस शीट में, एसेट में। अब नॉन करंट एसेट मुझे नजर नहीं आ रहा, आ भी रहा होता तो आज माफी है, आज आम माफी है, ठीक है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, कल से इंशाल्लाह फिर इनको अलग अलग करेंगे, करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज भी, करंट नॉन करंट एसेट भी। आज पहला दिन है ना, ठीक है जी। तो कैश क्या किधर है जी? डिपॉजिट अकाउंट, बोलो क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और कैश इन हैंड, यही लिख लो। करंट अकाउंट, फिर डिपॉजिट अकाउंट और कैश इन हैंड। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था कि रिसीट एंड पेमेंट लिख के तीनों को ऐड कर दे, यानी ये वाला टोटल भी लिख लेता, वो भी ठीक था, वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने जरा खोल के लिख दिया दोनों को। तो 6400, 4600 और 30, ठीक है, समझ गए? सवाल तो खत्म हो गया, बस एक एडजस्टमेंट पढ़ लें उसके बाद सवाल खत्म। आखिरी एडजस्टमेंट क्या है? वो कहता है असल में ना मामला कुछ इस तरह से है कि वो जो लड़का हमने खड़ा किया है ना बोतलों के खोखे पे, वो हर रोज सेल करता है और दिन के एंड पे वो जो सेल के पैसे इकट्ठे होते हैं वो आके अंदर अकाउंटेंट को पकड़ाता है और अकाउंटेंट फिर उसकी एंट्री पास कर लेता है, कैश डेबिट, बॉटल सेल्स क्रेडिट। हर रोज ऐसा ही होता है, हर रोज ऐसा ही होता है। और ये टोटल फिगर हमें इकट्ठी होकर मिली हुई है। ये अकाउंटेंट सारा साल की एंट्री एक ही बार थोड़ी करता है, अकाउंटेंट ये हर रोज एंट्री करता रहा होगा और इकट्ठी होकर ये अमाउंट समरी के अंदर हमें उन्होंने दे दी, ठीक है ना। वो एंट्री करता रहा होगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, हर रोज ये एंट्री करता था अकाउंटेंट हमारा, ठीक है ना, बॉटल की सेल्स की। 30 सितंबर की शाम को वो जो लड़का है उसको घर से फ़ोन आ गया कि ज़रा जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम्हारे मामू आए हैं कराची से मिलने। और वो जल्दी में बस ताला लगा के निकल गया और 30 सितंबर वाली सेल्स अकाउंटेंट को देना भूल गया। ये कहानी लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? द बॉटल सेल्स ऑफ 480 ऑन द इवनिंग ऑफ 30 सितंबर 1993, साल के आखिरी दिन, हैव बीन रिटेन्ड इन खोखा, हैव बीन रिटेन्ड इन स्टूवर्ड्स ऑफिस एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रह गई वहां पड़ी हुई, सुबह आके दे देगा, लेकिन हमारे इस पीरियड की सेल है ना, तो भाई ये 480 की सेल रह गई है, तो क्या करें? रिकॉर्ड कर लें। अब ये रिकॉर्ड करना है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल 24,850 लिखी हमने उसको भी एडजस्टमेंट की जरूरत है और जो कैश ये पड़ा है इसको भी एडजस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, एडजस्टमेंट कौन सा मसला है? ये मैं अगर बॉटल्स वाली जगह, बॉटल्स मिटा दूं जरा, जगह चाहिए मुझे जी। तो 24,850 भी अनएडजस्टेड है और ये 30 भी अनएडजस्टेड है, कोई मसला नहीं है, एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास करो, बोलो एंट्री, एंट्री बोलो। कैश डेबिट, ये देखो कैश डेबिट 480 से, वाहिद एडजस्टमेंट आज के सवाल की, और सेल्स क्रेडिट 480 से, बस कहानी खत्म। बता दो सही वाली फिगर क्या है। अब पर्चे में भी ऐसे कर सकते हो आप, आपसे हुआ ये 30 आपसे लिखा गया, मैंने एडजस्टमेंट ना पढ़ी थी, आपसे हो गया, कोई मसला नहीं, एक सादा लाइन लगाओ और दोबारा सही वाली फिगर लिखो, गंद नहीं डालना यहां पे, ठीक है ना। एक सादा लाइन लगा जी, 510 और 25,330, ठीक हो गया जी, डन। चलो ओके, सवाल खत्म है। अब जस्ट बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो लेजर हमारे सामने है बस उनकी बैलेंसिंग कर दें जी। सबसे पहले स्टॉक ऑफ बॉटल है, इसमें डेबिट साइड पे परचेजेज आती हैं, क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल आती हैं। अभी तो 2 क्वेश्चन मार्क है, इसने तो जवाब दे दिया, इसने कहा जाओ आगे, मेरी तरफ से बैलेंसिंग फिगर आपको नहीं मिल सकती। इसके पास आए, इसने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नॉर्मल सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक ही अवेलेबल नहीं, वो कौन सी है? इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है कितनी? 13, ये 13480 क्या है? देखो कल तक लाल वाला डिब्बा कैश निकलता था, क्योंकि कैश फ्लो बना रहे थे, वो इनकम्स एक्सपेंसेस दे देता था, ठीक है ना। आज इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो वो कैश की फिगर दे गया हमें और हमें इनकम या एक्सपेंस की फिगर निकाली है, एकदम से कहानी उलट हो गई है, ठीक है ना। तो जो चीज रिक्वायर्ड होती है ना
वही वो मिसिंग कर देता है, तो हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास, सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या आया जी, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो यहां पे आके हमने लिखा सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्किंग नंबर 213480। समझ रहे हैं? चले आगे। क्रेडिटर बॉटल्स ने हमें परचेजेस दे दी। कितनी परचेजेस, कितनी भाई, परचेजेस ही आती है ना क्रेडिटर के लेजर में, ओपनिंग क्रेडिटर, याद है? ये असल में ना डायरेक्ट मेथड के बाद बिल्कुल सेम था, मैंने इसीलिए साथ ये करवा दिया। जी बोले 050। हाँ, वो अलग बात है कि हम ये परचेजेस की बजाय, चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बना रहे होते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री, तो यहां पर वो स्टॉक या इन्वेंट्री लिख लेना चाहिए, बस, और कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है, और यही करते आ रहे हैं। बोलो भाई, ये स्टॉक कितना आ गया, 12। ये वो परचेजेस की फिगर आ गई है जी हमारे पास क्रेडिटर के लेजर से, वर्किंग नंबर 3 से। क्या ख्याल है, हो गया? अब देखो कल तक क्या कर रहा था, कॉस्ट ऑफ सेल दे रहा था, हम यहां से क्रेडिटर निकालते थे, उसको यहां ले जाते थे और कैश की फिगर निकाल रहे होते थे, क्योंकि कैश फ्लो बनवा रहा था। आज सब कुछ इधर वाला दे दिया और मिसिंग क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि आज हमें कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए थी। ठीक है, बहरहाल कोई मसला नहीं, हम भी बड़े तेज हैं, हम जो वो मिसिंग करेगा वो निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो बोले कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग आएगी इस तरफ, कितनी, 11830। डन जी, ओके। तो यहां पे आ गए 11830 और यहां पे आपने लिख दिया वर्किंग नंबर 1। कॉस्ट ऑफ सेल बाद में निकाल लेते हैं, अभी आगे सारी बैलेंसिंग एक बार कर रहे हैं। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, वो ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, कैश भी है, बैलेंस फिगर यहां पे आएगी एक्सपेंस के लेजर में कैश इस तरफ आता था, एक्सपेंस इस तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस लिखने की बजाय बस इनकम एक्सपेंडिचर लिख दो, इतना सा फर्क है। रेंट, रेट, एक्सपेंस कितना, ये समझ आया भाई? एक्रूअल, प्रीपेमेंट, बड़ी सज धज के साथ इस टॉपिक में दोबारा आएगा, बल्कि आ गया है, आपने देख लिया। ठीक है, इनकम भी देख ली, एक्सपेंस भी। जी 7950 इज रेंट एंड रेट, तो यहां पे लिख दो आप रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस। आपने कैलकुलेट किया है वर्किंग नंबर 4 में, तो लिखो वर्किंग 4 कितना, 7950। ठीक है जी। नेक्स्ट, लास्ट, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। ये क्या है, ये यूज तो हुआ नहीं, बस इसका क्लोजिंग ले जाना बैलेंस शीट में, ये ना भूलना। अब मैं इसको क्रॉस को भी मिटा ही देता हूं। ठीक है, इसमें से कोई बैलेंस नहीं निकल रहा हमारा, क्योंकि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। ओके, और सही है ना? बस ये क्योंकि एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है अब ये कल बताऊंगा, टाइम कम है, ये गैर जरूरी बात है ना, जरूरी बातें जरा कर लूं मैं। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, इंपैक्ट तो पड़ा कोई नहीं जी। क्लोजिंग क्या है, ये लायबिलिटी। लायबिलिटीज में जाकर लिख दो फिडेलिटी बॉन्ड, कितना जी, 200। बस ये लिख लो यहां पे। लो भाई, ये अकाउंट तो मुकम्मल हो गया, इसका क्लोजिंग भी आपने भेज दिया जहां भेजना था। ठीक है, सही है। इसको पूरा करें जरा, 13500 जीपी आया, 13500 माइनस 8300 50। ये नेट प्रॉफिट है 5200। ये नेट प्रॉफिट यहां पे ले जाओ, नेट प्रॉफिट फ्रॉम बॉटल सेल लिख लो, फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लो, आपकी मर्जी है। ये रिक्वायरमेंट ए है, वर्किंग नहीं है, 5200। डन जी। अब जरा इंश्योर कर लो सारी वर्किंग्स की हर चीज पहुंच गई है, ये तो डन। स्टॉक ऑफ बॉटल में से कॉस्ट ऑफ सेल यहां चला गया, क्लोजिंग स्टॉक ने भी तो कहीं जाना है, 1850 है क्लोजिंग स्टॉक हमारा। ये यहां पे स्टॉक ऑफ बॉटल्स कितना भाई, अच्छा इसके साथ कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना 1850 के साथ, ये सवाल में गिवन था, सवाल में गिवन था। वर्किंग का रेफरेंस उस चीज के साथ देते हो जो आपने कैलकुलेट किया है, तो सवाल ने दिया हुआ था, आपने लेजर में क्लोजिंग लिखा था। और ठीक है, यानी कोई एडजस्टमेंट भी ना आती हो ना, तो सवाल से ये स्टॉक उठा के भी आपने यहां पे लिख दिया, तो इसके भी नंबर है, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है।
आसान नंबर है। आज जाके सिर्फ यही सवाल करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। ये रोजाना यही सवाल इसी तरह से होगा, रिलैक्स होके करना है घर जाके आपने। जी नेक्स्ट क्या है, ये डन हो गया, ये कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के लेजर में से इनकम एक्सपेंडिचर में ये 13,480 की इनकम जा चुकी है, लेकिन ये क्लोजिंग मत भूलना, ये क्लोजिंग एडवांस लाइबिलिटी में जाना है और ये क्लोजिंग रिसीवेबल एसेट में जाना है। यही सीखा हुआ है, अभी दिखा के लाया हूं, ठीक है। तो क्लोजिंग एडवांस यहां पे आपने लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कितनी है जी 310, और ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर ये कहा जाएगा करंट एसेट्स में, ठीक है। तो 620 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ये ना कल से हम साथ साथ किया करेंगे, जो लेजर कंप्लीट करेंगे ना उसका इनकम एक्सपेंस यहां पहुंचाया करेंगे और उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आया करेंगे। जैसे एक्रूवल प्री पेमेंट में आपको सिखाया था, ये हूरा वाला सवाल याद है, हर लेजर में से इनकम एक्सपेंस निकाल के प्रॉफिट लॉस हो जाता था और क्लोजिंग फौरी तौर पर उठा के बैलेंस शीट में ले जाते थे, बिल्कुल वैसे ही किया करेंगे जी। फिलहाल तो बता दें 620, पहले दिन बहुत सारी चीजें तरतीब से हटके होती है ना, सिखाना होता है जी। क्रेडिटर बॉटल्स का ये 12,050 इधर चला गया, ठीक है। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है हमारी, कहां नजर आएगा, तो क्रेडिटर्स बॉटल्स जी कितना 1150, बॉन्ड पहले ही पहुंचा दिया हमने, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेजर्स कंप्लीट हो गए हर लिहाज से, ओके सही है। अब कुछ बचा तो नहीं, कुछ बचा है, हाँ ये भी जाना है, बिल्कुल जाना है, ये मैंने वैसे डबल टिक कर दिया। 820 ये रेंट एंड रेट पेएबल है, रेंट एंड रेट एक्रूड है, तो ये भी लाइबिलिटीज में जाएगा। जगह ही कम है, यहां लिख दूं रेंट एंड रेट्स पेएबल, या एक्रूड ही लिख लो आप, जो लाइबिलिटीज में आना है। ये कितना जी 820, ये मैं लिखना भूल गया था जी। डन, आपकी तरफ से ही आया तो मतलब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। क्या आपने बताया जी 820 रह गया, टोटल करा दो, टोटल सारे टोटल्स ऐड, और यहां कुछ रह तो नहीं गया 81, कश्मीरी सोल्यूशन ओपन करके बैठा है, कश्मीरी आई, ये सोल्यूशन में 8150 ही आ रहा है। सोल्यूशन ओपन करके रखोगे तो दिमाग क्या चलेगा, 8150 नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये क्या है रिसीट, रिसीट इनकम्स ज्यादा हो गई एक्सपेंसेस से, तो ये सरप्लस आ गया। क्या आ गया जी हमें सर, अगर डेफिसिट आता तो यहां नेगेटिव साइन आ जाता, अब सरप्लस है तो यहां पे जाकर ऐड कर दो, जैसे नेट प्रॉफिट निकल के यहां आता था सेम 8150। अब बस एक मसला रह गया अभी भी, ओपनिंग जनरल फंड का पता ही कोई नहीं है। अगर वो पता लग जाए तो प्लस सरप्लस करें और सवाल ही खत्म हो जाए। हाँ कुछ कुछ याद पड़ रहा हो आपको कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कहा था जी एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। फिर मैंने कहा था आप याद करें वो छोटे छोटे 3 सवाल दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर जो मिसिंग फिगर्स थी, मैंने कहा था कोई इनमें 3 में से 2 मिसिंग हो, 2 गिवन हो, 1 मिसिंग हो तो हम बैलेंस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ये भी देखी थी कि जी कैपिटल अगर निकालना हो तो हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल सकते हैं। ओपनिंग डेट पे निकालना है ओपनिंग डेट पे, क्लोजिंग डेट पे निकालना है क्लोजिंग डेट पे, ठीक है ना। अब आज सवाल के अंदर कैपिटल की बजाय फंड नाम की चीज आ रही है, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पे क्या, बल्कि यहां पे लिखता हूं मैं, कैपिटल की बजाय हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन जाती है, बोलो एसेट्स इक्वल होते हैं फंड्स प्लस लायबिलिटीज के। देख लो एसेट्स बराबर होते हैं फंड्स एंड लायबिलिटीज के, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो फिर फंड्स अगर निकालने हो तो क्या करोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे। क्लोजिंग डेट पे फंड्स निकालने हैं तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग डेट पे फंड्स निकालने हैं तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। अब मुझे फंड्स किस दिन रिक्वायर्ड है निकालने, ओपनिंग डेट पर, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, ओपनिंग एसेट्स में से माइनस कर दें ओपनिंग लायबिलिटीज को। अब मेरा मशवरा यह है कि सवाल से ओपनिंग्स मत उठाना,
सवाल से ओपनिंग्स मत उठाना। ओपनिंग्स सवाल से, इसलिए ये आज वाले सवाल में तो सारे सवाल में नजर आ रहे हैं ना, लेकिन अगले सवालों के अंदर सारे सवाल के अंदर नहीं पड़े हुआ करेंगे, कुछ आप वर्किंग से खुद भी ओपनिंग निकाला करोगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा अपनी वर्किंग से उठाया करना, ठीक है। अब कौन कौन से ओपनिंग्स हैं? ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, एसेट है। ओपनिंग रिसीवेबल है, ओपनिंग अनअर्न्ड है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। ओपनिंग लायाबिलिटी है, ओपनिंग लायाबिलिटी है, ओपनिंग लायाबिलिटी है। और जो आप भूल जाओगे कैश एंड बैंक, ये भी ओपनिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये आइंदा से ना, आइंदा से सबसे पहले इसको लिखा करेंगे, जहां लिखना होगा वो मैं लिखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल तो मैंने आपको ये कहा कि ओपनिंग फंड चाहिए, उसके लिए सारे ओपनिंग एसेट्स में से माइनस कर दो सारी ओपनिंग लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग फंड, ठीक है। क्या है सबसे पहले? 3480, ये क्या है? एसेट, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। ये क्या है? ओपनिंग एसेट। इधर देखो 3480, मैं ऐसे लिख रहा हूं आज, ये वर्किंग ऐसे नहीं किया करेंगे, आज ये वर्किंग हो रही है, वर्किंग 6, आइंदा ये ब्रैकेट में ही हुआ करेगा। आज पहला दिन है ना, इसलिए वर्किंग, क्योंकि इतना सिंपल है, कैलकुलेटर पे आपने लिखते जाना है, एसेट लेस लायबिलिटी प्लस एसेट लेस लायबिलिटी प्लस नेट के अंदर आपका ओपनिंग फंड आ जाएगा। लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए सब कुछ खोल खोल के। जी ओपनिंग हो गया। नेक्स्ट ओपनिंग 1630 क्या है? एसेट। 1630 एसेट्स में ऐड कर रहा हूं। नेक्स्ट ओपनिंग में एसेट भी है और लायबिलिटी भी है, तो 770 एसेट और 250 लायबिलिटी, टोटली करना है ना। नेक्स्ट ओपनिंग लायबिलिटी 1330, नेक्स्ट 750 ओपनिंग लायबिलिटी, नेक्स्ट 200 ओपनिंग लाय, तो ये एसेट्स आ गए, इनका टोटल कर दो। ये लायबिलिटीज आ गई, इनका टोटल कर दो। जी ये कितना है? 5880 और ये 2530। अब देखो इधर, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या आता है? 33, ये ओपनिंग जनरल फंड आ गया। सही है। तो ओपनिंग जनरल फंड आज हमने वर्किंग 6 में निकाला है, आइंदा नहीं, आइंदा यहां ब्रैकेट में ही निकाला करेंगे, क्योंकि मसला क्या है, यहां ब्रैकेट में लिखते जाएंगे एसेट्स पॉजिटिव के साथ, लायबिलिटीज नेगेटिव के साथ, आंसर आ जाएगा। कौन इतनी मुसीबत में पड़े, टाइम जाया करे, ठीक है जी। बोलो 33, सही है, ये जरा देख लो। ओके 3350 प्लस 8150 ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू है 11500, ये क्लोजिंग जनरल फंड आ गया। ठीक हो गया जी, कोई समझ आई है? तो सवाल में ओपनिंग जनरल फंड इंशाल्लाह तकरीबन हर सवाल में मिसिंग होगा, आपने निकालना है, मुफ्त के नंबर होते हैं ना ये तो, ठीक है। तो ओपनिंग जनरल फंड निकालना है तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज कर लोगे। कर लिया हमने आज इस तरह से, वैसे ब्रैकेट में किया करेंगे, ठीक है। अब 11500 जमा ये चारों चीजें ऐड करके बताओ फंड्स एंड लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है? 13980। इन सब का टोटल करें, करना है, ये ना कोई चीज रह गई हो, मुझसे रह जाती है इस टॉपिक में अक्सर कोई ना कोई चीज, कैलकुलेट करके देखो टोटल, ठीक है। 13980, ये जी आपका इनकम एक्सपेंडिचर का टॉपिक, ठीक है। कितने बच्चों को लगता है कि यार ये आसान ही है, बस पहले दिन कैसे मुश्किल लग रहा है? मतलब कि आपने सिर्फ आज ये सवाल दोबारा करना है, और मैं आपको कह रहा हूं कि रोजाना हमने हर सवाल इसी तरह से करना है, सिर्फ एक नई चीज, एक नई एडजस्टमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसी में फिट होगा, ना फॉर्मेट ने बदलना है, ना तरतीब ने बदलना है, ना सवाल के तरीके ने बदलना है होने ने, ठीक है। हर चीज बिल्कुल ऐसे ही चलेगी अगले 5-6 दिन, रोज हम इसी तरह से सवाल करेंगे, ठीक है जी। आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, इनकम एक्सपेंस लिखकर पहला सफा छोड़ देना है। उसके बाद आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस या लेस डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी की हेडिंग देनी है और एसेट की हेडिंग देनी है, कहानी खत्म। जिन जिन की ओपनिंग क्लोजिंग है उनके लेजर्स ओपन करने हैं। अगर कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट का लेजर बना हो तो आपने दोबारा नहीं बनाना। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद रिसीट पेमेंट से आपने डेबिट क्रेडिट दूसरी तरफ पोस्ट कर देने, जिनके लेजर हो लेजर में, जिनके लेजर ना हो डायरेक्ट। उसके बाद लेजर्स को बैलेंस करना है और आपने चीजों को पोस्ट कर देना है। इनकम एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में चले जाएंगे, और अगर जनरल फंड ओपनिंग मिसिंग हो तो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज को नेट करके बना लेंगे।
साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये सवाल जैसे करवाया वैसे ही कर लेना। ठीक है जी। तो होमवर्क के अंदर मैं एक नया सवाल दे दूं, यही सवाल दोबारा कर लीजिएगा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।